मुंबई, अप्रैल 1992। शेयर बाजार के उस विशाल हॉल में हजारों लोग बैठे थे। कोई खुशी से चीख रहा था, कोई रोता हुआ बाहर निकल रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक आदमी था जो शांत खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में न घबराहट थी न डर, सिर्फ एक अजब सा आत्मविश्वास था। उस आदमी का नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता। देश उसे बिग बुल कहता था। लेकिन उस दिन उसी हॉल के बाहर एक पत्रकार अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। ऐसे नंबर, ऐसी तारीखें, ऐसे सबूत जो एक पूरे साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने वाले थे। वो पत्रकार थीं सुचेता दलाल, और उनके हाथ में था वो धागा जो खींचने पर एक ऐसा सच सामने लाने वाला था जिसे पूरा देश सुनकर सुन्न हो जाएगा। सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ था, सवाल ये था कितने वक्त से हो रहा था और कितने लोग जानते थे। 1991 का भारत देश नई आर्थिक नीतियों की दहलीज पर खड़ा था। उदारीकरण की हवा थी, निवेश की उत्तेजना थी, और हर तरफ एक ही बात थी, शेयर बाजार में पैसा लगाओ, रातों रात अमीर बन जाओ। इसी माहौल में हर्षद मेहता एक देवता की तरह उभरे। उनकी बात पर सेंसेक्स ऊपर जाता था, उनके बेचने पर बाजार कांपता था। लोग उन्हें फोन करते थे, भाई साहब कौन सा शेयर लें, और हर्षद मुस्कुराकर जवाब देते थे। उनके पास थी एक टोयोटा लेक्सस, एक 15,000 स्क्वायर फीट का घर, और एक ऐसी जिंदगी जो फिल्मों में भी नहीं दिखाई जाती। बॉम्बे के अखबार उनकी तस्वीरें छापते थे, टीवी चैनल्स उन्हें इंटरव्यू करते थे। वो बोलते थे, मैं एक दिन 1 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखता हूँ। और लोग हंसते नहीं थे, लोग बिलीव करते थे, क्योंकि उनके सामने उसका सबूत था। हर्षद मेहता का अपना साम्राज्य जो आंखों के सामने खड़ा था। लेकिन उस साम्राज्य की नींव में क्या था वो किसी को नहीं पता था। लेकिन सुचेता दलाल को कुछ चुभ रहा था। वो टाइम्स ऑफ इंडिया की वित्त पत्रकार थी। उनका काम था नंबर पढ़ना, और नंबर झूठ नहीं बोलते। एक दिन उनके हाथ लगी एक बैंक की इंटरनल रिपोर्ट। उसमें लिखा था करोड़ों रुपए की बैंक रिसीट्स एक ब्रोकर के नाम पर ट्रांसफर हुई हैं। वो ब्रोकर कोई और नहीं हर्षद मेहता था। सुचेता ने अपने एडिटर से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एडिटर ने कहा, सबूत ला, और सुचेता निकल पड़ी। हफ्तों तक बैंक्स के चक्कर लगाए, आरबीआई के दफ्तर में बैठी, नाम बदलकर सूत्रों से मिली, रात रात भर डॉक्यूमेंट्स पढ़े। धीरे धीरे एक तस्वीर बनने लगी, ऐसी तस्वीर जो देखकर रूह कांप जाए। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, बैंक से पैसे निकाले जा रहे थे ऐसे तरीके से जो कानूनी भी लग रहा था और गैर कानूनी भी था, और ये सब हो रहा था सिस्टम की नाक के नीचे। सुचेता के हाथ थर थर कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उस सच के बोझ से जो वो उठाने वाली थी। कहानी शुरू होती है गुजरात के राजकोट से। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, पिता छोटे कपड़े व्यापारी, माँ घर संभालती थी। हर्षद बचपन से तेज थे, पढ़ाई में, बातों में, सपनों में, लेकिन पैसे नहीं थे। बड़े होकर मुंबई आए, हाथ में सिर्फ एक बैग और आंखों में एक सपना। पहले कुछ साल संघर्ष के रहे, छोटी मोटी नौकरियां की, होजियरी सेल्समैन, सीमेंट कंपनी क्लर्क, लेकिन हर्षद को पता था ये उनकी मंजिल नहीं है। फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा। 1981 में वो एक छोटे ब्रोकर के यहाँ काम करने लगे, और यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी। हर्षद की याददाश्त गजब की थी। एक बार सुना, याद रह गया। कंपनीज के बैलेंस शीट्स वो पढ़ते थे जैसे कोई कविता पढ़े, और उन्होंने एक चीज समझ ली जो बहुत कम लोग समझते थे, स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, कि लोग तथ्य पर नहीं भावना पर पैसे लगाते हैं, और अगर भावना को कंट्रोल करना आ जाए तो बाजार आपके हाथ में है। 1980 का दशक, भारत की बैंकिंग सिस्टम बेहद पुरानी और कागजी थी। इंटरबैंक लेंडिंग का एक तरीका था, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे उधार देती थी, और इसके लिए एक कागज इशू होता था जिसे कहते थे बैंक रिसीट, BR। ये एक वादा था कि सिक्योरिटीज के बदले पैसे दिए गए हैं और वो सिक्योरिटीज कभी भी वापस ली जा सकती हैं। लेकिन इसमें एक खामी थी, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं था जो वेरीफाई करे कि वो सिक्योरिटीज एक्चुअली मौजूद हैं या नहीं। हर्षद मेहता ने इस खामी को देखा और देखकर मुस्कुराए। उन्होंने एक तरीका निकाला, फेक बैंक रिसीट्स बनवाना। बैंक ऑफ कारड और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक जैसे छोटे कमजोर बैंकों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे BRs जारी करवाए जिनके पीछे कोई सिक्योरिटीज नहीं थी। इन फेक BRs को दिखाकर वो बड़े बैंकों से करोड़ों रुपए उधार लेते थे। वो पैसा जाता था सीधे शेयर मार्केट में, सेंसेक्स ऊपर जाता था, फिर शेयर्स बेचते थे, पैसा वापस करते थे और अगले राउंड के लिए तैयार हो जाते थे। ये एक परपेचुअल मशीन थी, जब तक कोई रुकाता नहीं तब तक चलती रहती। 1990-91 तक हर्षद मेहता एक फिनोमेनॉन बन चुके थे। ACC सीमेंट का शेयर उन्होंने 200 रुपए से उठाकर 9,000 रुपए पर पहुंचा दिया था। लोग कहते थे हर्षद जिसे छू दे वो सोना हो जाए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स उनसे मिलने आते, पॉलिटिशियंस उन्हें जानते थे, बैंकर्स उनसे डरते भी थे और उनकी जरूरत भी थी। हर्षद को अब पैसे की नहीं ताकत की भूख थी। उन्होंने एक पेंट हाउस खरीदा वर्ली में, एक प्राइवेट पूल, एक बिलियर्ड रूम, और दीवारों पर लटकी थी ओरिजिनल पेंटिंग्स जो करोड़ में थी। उनके ड्राइवर के पास मारुति नहीं मर्सिडीज थी, और इस सब के बीच घोटाले का दायरा बढ़ता जा रहा था। अब सिर्फ बैंक रिसीट्स नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हाथ लगा ली थी। SBI और ANZ ग्रिंडलेज जैसे बड़े बैंकों से डील हो रही थी। पैसे का प्रवाह इतना तेज था कि RBI के अधिकारी भी कई बार अचंभित रह जाते थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं, क्योंकि जब बाजार ऊपर जाता है तो सब खुश होते हैं और खुश लोग सवाल नहीं पूछते। 1992 की शुरुआत, सुचेता दलाल के पास अब डॉक्यूमेंट्स का ढेर था। उन्होंने अपने पति और जर्नलिस्ट देबाशीष बसु के साथ मिलकर एक एक तार जोड़ा। तस्वीर साफ थी, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला, बैंक्स का पैसा, जनता की सेविंग्स, सरकारी फंड्स, सब कुछ एक आदमी के हाथों में था, और वो आदमी
उसे बाजार में दांव की तरह लगा रहा था। सुचेता ने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन छापने से पहले उन्होंने हर्षद को कॉल किया। जर्नलिस्ट एथिक्स के अनुसार हर्षद ने कहा, छाप दो, कुछ नहीं होगा। शायद उन्हें यकीन था कि उनके कनेक्शंस इतने गहरे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। 23 अप्रैल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी सुचेता दलाल की वो खबर जिसने इतिहास बदल दिया। सुर्खी थी, द ब्रोकर हु रैटल्ड द बैंक्स। पूरे देश ने उस सुबह अखबार खोला और एक नाम देखा, हर्षद मेहता। सेंसेक्स उसी दिन 570 अंक गिरा, जो उस वक्त का सबसे बड़ा एक दिवसीय पतन था। और हर्षद मेहता, जो कल तक देवता थे, रातों रात खलनायक बन गए। खबर छपने के बाद हर तरफ तूफान आ गया। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, सीबीआई ने जांच शुरू की, आरबीआई ने इमरजेंसी ऑडिट बैठाई। एक के बाद एक बैंक ऑफिशियल्स बुलाए जाने लगे। और फिर वो क्षण आया, 9 नवंबर 1992। हर्षद मेहता गिरफ्तार हुए। जिस आदमी ने कभी कहा था, मैं इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा, वो हथकड़ी पहनकर कोर्ट में खड़ा था। उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। वो पेंट हाउस जहां पार्टीज होती थी, वहां अब इन्वेस्टिगेटर थे। गाड़ियां जब्त हुई, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए, और जो लोग कल तक उनकी छाया में थे, वो सब अचानक गायब हो गए। लेकिन हर्षद ने झुकने से इनकार किया। जेल से उन्होंने मीडिया को इंटरव्यूज दिए। कहा, मेरे पास सबूत है कि इस घोटाले में पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के दफ्तर तक पर उंगली उठाई। देश चौंक गया। पर कोर्ट में उनके खिलाफ एक नहीं, 600 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके थे। वो लड़ रहे थे, एक टूटे हुए साम्राज्य की आखिरी दीवार की तरह। इस घोटाले ने भारत को हिला दिया और बदल भी दिया। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को असली दांत और ताकत मिली। पहले ये एक कागजी संस्था थी। स्कैम के बाद इसे स्टैट्यूटरी पावर्स मिली। मार्केट में रेगुलेशन का एक मजबूत ढांचा खड़ा हुआ। डीमटेरियलाइजेशन की शुरुआत हुई। शेयर सर्टिफिकेट्स अब डिजिटल हो गए, जिससे फोर्जरी मुश्किल हो गई। बैंक्स में ऑडिट सिस्टम्स कड़े हुए। इंटर बैंक लेंडिंग पर नजर बढ़ी। लेकिन जो नुकसान हुआ था, वो पैसे में नहीं नापा जा सकता था। लाखों छोटे निवेशकों ने अपनी जिंदगी भर की बचत गंवाई। कुछ ने आत्महत्या की, कुछ ने घर बेचे, कुछ की उम्र के साथ साथ उनका सपना भी मर गया। और हर्षद मेहता, वो अलग अलग कोर्ट्स में केस लड़ते रहे। जमानत मिली, फिर गई, जेल गए, बाहर आए। एक दशक तक कानूनी लड़ाई चलती रही। 31 दिसंबर 2001 थाने जेल में एक हार्ट अटैक के साथ उनका अध्याय बंद हो गया। उम्र थी सिर्फ 47 साल। वो सपना जो राजकोट के उस लड़के ने देखा था, वो एक अजीब दुखद अंत तक पहुंचा। आज 3 दशक बाद जब कोई इस कहानी को देखता है, तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हर्षद मेहता एक विलन था या विक्टिम? एक चालाक इंसान था जिसने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया, या एक ऐसा सपना देखने वाला था जिसे सिस्टम ने कभी रास्ता नहीं दिया? शायद दोनों, शायद कोई नहीं। पर जो सबसे ज्यादा दुख देता है, वो है उन लोगों का चेहरा जो इस खेल में मोहरे बने। वो बुजुर्ग जिसने रिटायर होने के बाद सारी पीएफ की रकम शेयर्स में लगाई थी। वो औरत जिसने बच्चों की शादी के लिए जोड़ा हुआ पैसा बाजार में लगाया था। वो युवा जिसने पहली नौकरी की पहली तनख्वाह से निवेश किया था, इस उम्मीद में कि जल्दी आगे बढ़ेंगे। उन सब का क्या हुआ? इतिहास ने उन्हें याद नहीं रखा। सुचेता दलाल ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो उन्हें नहीं लड़नी थी, और जीती। वो आज भी याद दिलाती हैं एक जिम्मेदार पत्रकार का कलम कितना शक्तिशाली हो सकता है। और हर्षद का वो अधूरा सपना 1 करोड़ रोज कमाने का हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सपने देखने की कीमत कभी कभी बहुत ज्यादा होती है? और क्या उस कीमत को सिर्फ एक ही इंसान चुकाता है, या पूरा समाज?